चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बायोलॉजी आज पढ़ेंगे और आज जो चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जैव विविधता। और जैव विविधता के बारे में हम आपको बता देते हैं कि 9वीं क्लास में भी पढ़ना है आपको तीसरा चैप्टर में, और जैसे ही आप 11th में जाइएगा तो जैव विविधता जो है से 11th क्लास का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये दोनों क्लासेजों में पढ़ना है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए आज से हम लोग अध्ययन करेंगे जैव विविधता के बारे में। हमने पहले ही कहा कि आपको 11th क्लास में ही इसका सबसे ज्यादा पढ़ना है, 11th क्लास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 9th क्लास में तो है ही। इसलिए अब हम लोग पढ़ लेंगे हम लोग जैव विविधता के बारे में। तो आइए हम लोग चैप्टर देख लेते हैं जिसका नाम है जैव विविधता। हर चीज को आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, जैव विविधता को आज देख रहे हैं। और जैव विविधता मीन्स क्या चीज, विविधता के मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो पृथ्वी पर तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं? बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं, लेकिन उन लोगों में आकार की दृष्टि से देखिए, रंग रूप की दृष्टि से देखिए, है ना, या मान के चलिए कि उनकी आकृति के आधार पर देखिए, या उनके रहने सहने के ढंग पर देखिए, या उनके भोजन करने के तरीकों पर देखिए, तो सबों में भिन्नता पाई जाती है। सबों में क्या पाई जाती है? भिन्नता। सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। वही स्थिति पेड़ पौधों में भी होता है और यही स्थिति जीव जंतुओं में भी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे पिरो दे तो लिखेंगे कि पृथ्वी पर, देखिएगा, पृथ्वी पर अनेक आकृति, है ना, या पृथ्वी पर उनके आकार, आकृति, रंग रूप, है ना, क्या चीज? रंग रूप, आवास, भोजन, इत्यादि, है ना, बहुत सारा भिन्नता है, इत्यादि, है ना, इत्यादि के आधार पर, है ना, भिन्न भिन्न, सब यहीं पे देखिएगा, है ना, आकृति, आकार, रंग रूप, आवास, भोजन इत्यादि के आधार पर, है ना, भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, है ना, पाए जाता है या पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक है कि नहीं? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। उनके आकार, आकृति, रंग रूप, आवास, भोजन इत्यादि के आधार पर जिनका जो भिन्न भिन्न तरीकों से रहने सहने का, जैसे आप देखिए ना, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो प्योर मांसाहारी हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, है कि नहीं? कुछ पेड़ पौधा को देखिएगा तो छोटे आकृति के हैं, कुछ बहुत बड़े आकृति के हैं, कुछ नॉर्मल आकृति के हैं, तो है ना अंतर? तो यही सब तो हम बात बता रहे हैं कि यही सब की वजह से इन लोगों का आधार बनाया गया, है ना, और इन लोगों में क्या पाया गया? विविधताएं पाई गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता। और इसमें एक चीज आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। और वर्गीकरण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, हम लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण 10 क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? तो उसमें क्या था? तत्वों का वर्गीकरण कैसे क्यों किए थे? क्योंकि हम लोगों ने इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया कि किसी भी एक वर्ग
कि अगर एक तत्व का अध्ययन कर लें या किसी भी आवर्त के एक तत्वों का अध्ययन कर लेंगे तो उसमें उपस्थित जितने भी आवर्त में तत्व या वर्ग में तत्व होंगे तो उनका पूरी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। इसलिए ना वर्गीकरण किए थे। तो यहां भी जो वर्गीकरण होगा इसलिए वर्गीकरण करेंगे कि अगर हम लोग किसी एक वर्ग के बारे में अगर पढ़ लेंगे जीवों का तो उस वर्ग में जितने भी जीव हो जाएंगे है ना, उसका अध्ययन हम लोगों का हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए वर्गीकरण हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो क्यों हम लोग इसका ये करेंगे, तो जैव विविधता को समझने के लिए, फिर समझिए, जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए, जैव विविधता को बहुत अच्छे से समझने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए उनको समानताएं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण। इसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो इस बात को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा कि जैव विविधता का अध्ययन है ना, जैव विविधता का अध्ययन है ना को आसान बनाने के लिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, समझ में आई बात है, आसान बनाने के लिए है ना, इनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर, इनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर, समझ में आ रहा है बात है, आधार पर हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, विभिन्न वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जीवों का वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण कहा जाता है। आ गया समझ में ना कि क्यों इसका वर्गीकरण करते हैं से, है ना। चूंकि अभी आप लोग जैव विविधता पढ़ रहे थे, जैव विविधता को बहुत अच्छे से अध्ययन करने के लिए हम लोग इसको वर्गीकरण करते हैं, समझे कि नहीं। एक टॉपिक आएगा आप लोगों को वर्गीकी, एक टॉपिक आएगा क्या चीज, जैसे ये वाला टॉपिक किसका था, जैव विविधता का था। ये वाला टॉपिक किसका दिए हम लोग, जैव विविधता का दिए, है कि नहीं। ये किसका दिए, वर्गीकरण का। अगला दे देते हैं वर्गीकी क्या है, जिसको आप लोग वर्गीकी भी कहते हैं या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। ये क्या है, इसको देख लीजिए, वर्गीकरण विज्ञान, ध्यान से समझ लीजिए। अब वर्गीकी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, और इसका अंग्रेजी नाम प्रसिद्ध है टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको, टैक्सोनॉमी, है ना, इसका प्रसिद्ध है टेक्सोनॉमी, इसलिए हम लोग इसको टेक्सोनॉमी भी लिखेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, वर्गीकी क्यों जरूरत है या वर्गीकी है क्या चीज, तो जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में होता है, जीव विज्ञान के जिस शाखा में होगा उसी को क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। आगे समझ में, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन, अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होगा, जीव विज्ञान की जिस शाखा में होगा, अध्ययन, है ना। हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे तो जीव विज्ञान में ना होगा, जीव विज्ञान के जिस शाखा में, है ना, जिस शाखा में, है ना, हम लोग करते हैं, या जिस शाखा में, जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। आ गया समझ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी। अब बताइए तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, इस आधार पर वर्गीकी का पिता कहिए या जनक कहिए। क्या कहिए, जनक, जो जन्म देने वाला है। वर्गीकी का पिता या जनक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरस लिनियस। क्या नाम है इसका, कैलोरस लिनियस, याद रहेगा नाम,
कैलोरस लिनियस, ये नाम याद रखिएगा। इन्हें ही वर्गिकी का पिता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वर्गिकी का पिता। और इन्होंने जो अवधारणा दिया, इन्होंने दो जगत की अवधारणा दिया। बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं, समझे कि नहीं? इन्होंने दो जगत का अवधारणा दिया। इन्होंने दो जगत कौन कौन सा बनाया? तो इन्होंने दो जगत बनाया, एक ठो पादप जगत और एक ठो जंतु जगत। इन्होंने क्या बनाया? एक ठो पादप जगत और एक ठो जंतु जगत। समझ में आ गई बात है? तो अब जरा सा देख लेते हैं इस आधार पर, है ना। अभी आप देखिए, है ना, जो वर्गीकी किया गया, मैंने वर्गीकरण किया गया, तो कैलोरस लिनियस जो थे, इन्होंने 1752 ईस्वी में, है ना, 1752 ईस्वी में पूरे जो मैंने जीव जगत है उसको दो भागों में बांट दिया। इसीलिए इनको कहते हैं दो जगत का अवधारणा। इन्होंने दो जगत का अवधारणा दिया। क्या चीज का दिया? दो जगत का अवधारणा दिया। दो जगत का अवधारणा किनका दिया हुआ है? क्वेश्चन आता है तो क्या लिखिएगा? कैलोरस लिनियस ने। और इन्होंने दो जगत का जो अवधारणा दिया उसको समझ लीजिए। यानी कि इन्होंने कहा कि जीव जो जगत है इसको आप दो भागों में बांट दीजिए। कितना भाग में बांट दीजिए? दो भाग में। एक को कहिए, आप लोग क्या कहिएगा? पादप जगत। क्या कहिएगा? पादप जगत। और एक को कहिए, है ना, एक को कहिए जंतु जगत। क्या कहिए? जंतु जगत। आ रहा समझ में? एक को क्या कहिए? पादप जगत, दूसरे को क्या कहिए? जंतु जगत। पादप जगत को ही हम लोग बोलते हैं प्लांटी। क्या बोलते हैं? प्लांटी। और जंतु जगत को हम लोग बोलते हैं एनिमिलिया। क्या बोलते हैं? एनिमिलिया। एनिमिलिया, है ना, एनिमल माने जंतु, है ना, एनिमिलिया। तो हम लोग क्या कहेंगे? पादप जगत को प्लांटी और जंतु जगत को क्या कहेंगे? एनिमिलिया कहेंगे। अब इसमें देखिएगा, प्लांटी और एनिमिलिया में थोड़ा बहुत जो अंतर है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पादप जगत के अंतर्गत में क्या क्या चीज होगा? पादप जगत यानी कि प्लांटी जो होंगे वो क्या होंगे? तो प्लांटी जितने भी होंगे वो स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर। और वास्तव में आप देखिएगा पेड़ पौधा को तो स्थिर रहेंगे, वो कूद फान नहीं करते हैं। तो ये कैसा होता है? स्थिर होता है। बड़ा सिंपल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? भार पड़ रहा है दिमाग में? मजा आ रहा है सबको? तो प्लांटी जगत जो होता है उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह उछलते कूदते नहीं हैं, एक जगह पर स्थिर होते हैं। है कि नहीं? आप देखे पेड़ पौधा के कूदते हुए? नहीं ना देखे हैं। लेकिन बंदर को देखे हैं कूदते हुए? आप लोग कूदते हैं नहीं छत से उछत? हाँ कूदते हैं, है ना। ये कूद जाती है, इधर से भाग जाती है ना। तो ये जो है स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर। साथ ही इनके सभी वर्गों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल क्यों पाया जाता है? तो देखिए, क्लोरोफिल की ही वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए होती है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना सके। तो पेड़ ही पौधा एक ऐसा इस सृष्टि में माने चीज है जो स्वयं से भोजन बनाते हैं। हम लोग तो दूसरा से छीन करके बनाते हैं। हम लोग चावल खाते हैं तो कहां से खाते हैं? पेड़ पौधा से खाते हैं। अंडा खाते हैं तो कहां से खाते हैं? जीव जंतु से खाते हैं। है कि नहीं? भले हम लोग पका करके खाएं, ये अलग मैटर है। तो वो हम लोग कहते हैं सर हम लोग तो अपने से बनाते हैं, चावल दाल हमने का कोई बनाता है? हम लोग तो अपने से बनाता है। अरे भैया वो बात नहीं है। भोजन बनाने के लिए जो चावल आया, दाल आया, सब्जी आया, कहीं ना कहीं पेड़ पौधा से ही ना आया। आपका अपने से नहीं ना आया। लेकिन कभी भी सुने हैं कि पेड़ पौधा आपसे मांगा है कि नीमक है हो? थोड़ा ही धान हुआ है? कहा है पेड़ पौधा आपसे आकर के? यानी कि पेड़ पौधे स्वयं से भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। ये ऐसे प्राणी हैं जो स्वपोषी हैं। स्वपोषी बोले तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कर करके क्या करेंगे? अपना भोजन का निर्माण करेंगे। चूंकि है ना ये बड़े बड़े होते हैं, पेड़ पौधे बहुत विशाल होते हैं, इसलिए इनकी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर से एक और परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। जीव जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, पता है ना। कोशिका जब चैप्टर पढ़ाए होंगे तो उसमें हम बताए हैं, है कि नहीं? तो इनमें क्या होता है? अलग से कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
कोशिका भित्ति पाई जाती है। समझ में आ गया बात है? इनमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाया जाता है, लिख देना है इसको। तो ये था किसमें? पादप जगत में। वही अगर जंतु जगत की बात अगर कीजिएगा तो जंतु जगत क्या होता है? देखिए ध्यान से, जंतु जगत होता है ये स्थिर होता है और ये क्या होता है? अस्थिर। अस्थिर के मतलब क्यों? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अपने भोजन के तलाश में ये इधर उधर जाते हैं, है कि नहीं? हम ही जैसे आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? भोजने के लिए ना, हम कि भाई पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे तो महीना पूरा होगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हम लोग पहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यही सब ना करेंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों का जीवन अस्थिर है। हम लोग भी अगर स्थिर रहते, हम लोगों को भी अगर एक ही स्थान से भोजन मिल जाता तो हम लोग भी क्या दौड़ते रहते, एक ही जगह पर खड़ा रहते, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी होगा अपने खड़ा रहते ऐसे ही, है कि नहीं? लेकिन हम लोगों को अपने भोजन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। समझ में आ गई बात? क्लोरोफिल हम लोग में पाया जाता है भैया? हम लोग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा ना। तो कह दीजिएगा कि हाँ सर हम लोग में पाया जाता है। तो जैसे ही क्लोरोफिल पाया जाता है ना तो आपका कलरवा हरियर हो जाता है, आपका भी प्रकाश संश्लेषण होना शुरू हो जाएगा। जिसमें भी क्लोरोफिल रहेगा वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। हम लोग स्वपोषी हैं जी, बट हम लोग परपोषी हैं। हम लोग दूसरा पर निर्भर रहते हैं। हम लोग परेपोषी को कहा जाता है विषम पोषी, गड़बड़ाइएगा नहीं। परेपोषी को क्या कहा जाता है? विषम पोषी। तो गड़बड़ा जाएगा, अरे विषम पोषी सर क्या होता है? परपोषी क्या होता है? परपोषी देखिए, स्वपोषी, स्व को ही कहते हैं क्या चीज? विषम पोषी। उसका उल्टा क्या कहेगा? विषम पोषी। तो स्वपोषी का उल्टा हो गया परपोषी, परपोषी को ही कहते हैं विषम पोषी, है ना? इसको कहेंगे समपोषी, ठीक है? तो ये हो गया स्वपोषी होता है। अब देख लीजिए, हम लोगों में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब आया समझ में? हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए स्थिति क्या हुआ। इन्होंने दो जगत का अवधारणा दिया। किसने? कैलोरस लिनियस ने। किसने? कैलोरस लिनियस ने। अब जो इसके बाद वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, दो ही जगत। एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था, है ना, हेकल। क्या नाम था? हेकल। क्या नाम था? हेकल। आप लोग लिखवा दिए हैं, ठीक है ना? उनका नाम क्या था? हेकल। और ये कब आए? 1866 में। ये कब आए थे? 1752 में। ये कब हुआ? 1866 में। इनका अवधारणा देखिए ना, लगभग 100 साल चलिए गया है। इनका भी अवधारणा लगभग 100 साल चला है कि नहीं चला है? एकदम चला है, बिल्कुल चला है। तो लगभग 100 साल तक यही आदमी पढ़ते रह गया। क्या चीज? पादप जगत और जंतु जगत, यही दो जगत कहा। लेकिन हेकल जब आए तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, है ना, इन्होंने कहा कि तीन तरह के, है ना, जगत हैं। कितने तरह के जगत हैं? तीन तरह के। तो तीन तरह के जो वर्गीकरण इन्होंने किया, तो तीन तरह के वर्गीकरण में इन्होंने क्या किया? बोला कि देखिए, इसमें एक जो वर्ग है, एक जो हम बांट रहे, वर्गीकरण हो रहा है। अब सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? तो आप सबसे पहला वर्गीकरण आपको किया जीव जगत में कैलोरस लिनियस ने। किसने किया? कैलोरस लिनियस ने। उसने पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। कौन कौन भाग बनाया उन्होंने? पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन हेकल आया तो बोला कि नहीं, हम इसको तीन भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? तीन भाग में। उन्होंने कहा कि एक भाग होगा प्रोटिस्टा, एक भाग क्या होगा? प्रोटिस्टा, और दूसरा भाग यही रहेगा पादप जगत और जंतु जगत। अब आया समझ में? पादप जगत और जंतु जगत। इन्होंने कहा कि नहीं, एक प्रोटिस्टा भी आएगा। समझे कि नहीं? प्रोटिस्टा जो आएगा, जैसे जो बहुत छोटे छोटे जो जीव जंतु रहेंगे वो इसके अंतर्गत में आएंगे। समझे कि नहीं? तो बोला कि इसको हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। तब इनका भी जब अवधारणा चला, इनका भी खूब बढ़िया से हुआ। तब फिर इनका भी 100 साल तक इनका बात चला कि नहीं, अब जो है से हेकल के द्वारा जो है जो मान्यता मिला है कि प्रोटिस्टा, पादप और जंतु जगत में हम बांटेंगे, है ना, जीवों को। तो ये भी 100 साल से ऊपर तक अवधारणा चला, है ना। और उसके बाद आए आरएच विक्टर, हाँ, आरएच विटेकर, है ना, नाम उनका क्या था? आरएच विटेकर। जब आरएच, है ना, विटेकर आए
तो कब आए? तो इन्होंने अपना सिद्धांत लेकर के आया 1969 में। देखो तो 100 साल से ऊपर हो गया ना। 100 साल से ऊपर हो गया इनका, माने 100 साल के बाद 100 साल तक अवधारणा यही चला, और उसके पहले 100 साल तक अवधारणा लगभग यही चला, है कि नहीं? लेकिन अब आ गए कौन चीज? आरएच, है ना, व्हिटेकर। क्या नाम था इनका? आरएच व्हिटेकर। इन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे जगत को 5 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 5 भाग में बांटेंगे, है कि नहीं? हम लोग इसको कितना भाग में बांटेंगे? 5 भाग में। इन्होंने 5 भाग में बांटने का प्रयास किया। इन्होंने कितना भाग में बांट दिया? 5 भाग में। इन्होंने बनाया मोनेरा जगत। क्या बनाया? मोनेरा। समझे कि नहीं? इन्होंने कहा कि मोनेरा जगत होगा, और इनका भी हम रखेंगे, प्रोटिस्टा को भी रखेंगे। ये प्रोटिस्टा जगत भी हुआ, ठीक है कि नहीं? और इसके बाद जो है से एक हम लोग फंजाई का अलग वर्ग बना देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। क्या बोलते हैं? कवक। मशरूम वगैरह खाए हैं ना, तो सब फंजाई कवक में आता है ना? तो इन्होंने कहा कि मोनेरा रहेगा, प्रोटिस्टा रहेगा, फंजाई या कवक रहेगा, और बाकी तो है ये है, पादप तो रहबे करेगा और जंतु भी तो रहबे करेगा। इन्होंने 1969 ईस्वी में पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। कौन कौन भाग में बांटा? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक, पादप और जंतु, ये 5 भागों में इन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया। देखिए, सबसे बड़ा जो जीवों का समूह रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जगत। क्या बोलते हैं? जगत। तो जगत जो है, जगत में क्या पाया जाएगा? उप जगत। क्या हो जाएगा? उप जगत। उप जगत के बाद क्या हो जाएगा? आपको संघ। क्या हो जाएगा? संघ। संघ क्या है? तो संघ जो है से वर्ग, है ना, वर्ग है। वर्ग के मिला देंगे तो संघ बन जाएगा, संघ को मिला देंगे तो उप जगत, उप जगत को मिला देंगे तो पूरा जगत बन जाएगा, है ना? और संघ वर्ग से भी छोटा तो गण। क्या हो जाएगा? गण, है ना? क्या हो उसको बोलेंगे? गण। और गण से भी अगर छोटा करेंगे तो उसको बोलेंगे कुल। क्या बोलेंगे? कुल। अब देख लीजिए आराम से, समझ में आ रहा बात है? yes, इसको क्या बोलेंगे? कुल। अब देखिए ध्यान से, कुल। और जब कुल से भी छोटा होगा तो उसको बोलेंगे वंश। क्या बोलेंगे? वंश। वंश से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? जाति। क्या बोलेंगे? जाति। क्या बोलेंगे? जाति। तो आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा शरीर जो बना हुआ है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका आपस में मिल करके क्या बना देते हैं? ऊतक। ऊतक आपस में मिल करके क्या बना देते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और पूरा अंग सुव्यवस्थित ढंग से जब हमारे शरीर में लग जाता है तो हमारा शरीर का निर्माण होता है, काया का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। अब आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, हमारे शरीर को जो बनता है जिस चीज से, उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। आप लोग बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? कोशिका कहेंगे। तो उसी प्रकार से जो ये पूरा जीव जंतु है, तो जीव जंतु को इस हिसाब से कह सकते हैं कि वर्गीकरण का, फिर से समझिएगा, वर्गीकरण जो हम लोगों ने किया, तो वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण का जो आधार है उसका इकाई क्या कहलाएगा? तो जाति कहलाएगा। उसका इकाई क्या कहलाएगा? जाति। जातियां आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? वंश। वंश आपस में मिलकर क्या बना रही है? कुल। और कुल क्या बना रहा है? गण। गण क्या बना रहा है? वर्ग। वर्ग क्या बना रहा है? संघ। संघ क्या बना रहा है? उपजगत। उपजगत क्या बना दिया? जगत। आगे समझ में? तो आप लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि वर्गीकरण का आधार की जो इकाई है वह क्या कहलाएगा? जाति। तो इसको हम बगल में लिख देते हैं, वर्गीकरण के का आधार का इकाई, आधार का इकाई क्या कहलाएगा? जाति। क्या कहलाएगा? जाति। और यही सब मिलकर के पूरे जगत का निर्माण करता है। और जगत को आप लोगों ने देखा कि आरएच व्हिटेकर ने कितना भाग में बांट दिया? 5 भाग में। कौन कौन 5 भाग में हुआ? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक जिसको कहते हैं, पादप और जंतु, है ना, इतना भाग में इसको
बांट दिया। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए अब हम लोगों को देख लेंगे। आज हम लोग कम से कम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को खत्म कर दीजिए, और पादप जगत तो बड़ा जगत है, इसको अकेले पढ़ लेंगे। अब फिर जो है से हम लोग जंतु जगत को पढ़ लेंगे। अभी पढ़ लेंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग किया जाए। तो अब देख लीजिए, इन पांचों को जो है कितने आधार पर बांटा गया था? इन पांचों को भी है ना लगभग 4 चीजों के आधार पर बांटा गया है। कितना चीजों के आधार पर बांटा गया है? 4 चीजों के आधार पर। बात समझ आ रही है ना? इन पांचों को भी कितने चीज के आधार पर बांटा गया है? 4 चीज के आधार पर। कौन कौन आधार है? तो सबसे पहले हम लोग इसको बांटेंगे, आधार बनाएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? जो सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक। और बड़े जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, है कि नहीं? तो इनके आधार पर इन पांचों को बांटा गया। और क्या आधार लिया गया? तो और आधार लिया गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर। कुछ जीव जो होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं सब बहुकोशिकीय होते हैं, उसके आधार पर भी इन लोगों को बांटा गया। तीसरा जो आधार बनाया गया वह बनाया गया स्वकोषी और परकोषी के आधार पर, है कि? कुछ ऐसे भी है जो स्वकोषी है, जैसे पूरा का पूरा पादप क्या है? स्वकोषी है ना? और पूरा का पूरा जीव क्या है? परकोषी है। तो एक आधार ये भी बना, और एक आधार बनाया गया कि किसमें कोशिका भित्ति है और किसमें कोशिका भित्ति नहीं है, तो वो भी आधार बनाया गया। और इन आधारों के आधार पर ये पांचों को वर्गीकरण किया गया। अब पढ़ना शुरू करें? तो आगे देख लीजिए। तो सबसे पहला चीज पढ़िए, कौन पांचों को? इन पांचों को, माने इन पांचों का मतलब कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जगत। पादप जगत और जंतु जगत। आगे समझ में ना? तो इन पांचों को समझ में आ रहा है कि भारी लग रहा है? आ रहा है, ठीक। इन पांचों को है ना, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन पांचों को सबसे पहले प्रोकैरियोटिक। आप लोग जब कोशिका पढ़े होंगे तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बता चुके हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक के आधार पर बांटा गया है ना? क्या किया गया? बांटा गया है ना? बांटा गया। अब देख लीजिए, जरा सा हम लोग देखते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, और एक तरफ लिखते हैं क्या चीज? यूकैरियोटिक। कोई दिक्कत है? यूकैरियोटिक। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे? तो प्रोकैरियोटिक ये अविकसित होता है। ये कैसा होता है? अविकसित। अविकसित। और यूकैरियोटिक कैसा होगा? तो विकसित होगा। कैसा होगा? विकसित जीव के। अविकसित जीवों में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, और ये पाया जाता है विकसित जीवों में। विकसित जीवों में पाया जाता है, समझे कि नहीं? जैसे बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत सारे विषाणु हैं जिनको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या है? अविकसित है। और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक अंतर और समझ लीजिए, जो आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए। जिसको आप देख सके वह यूकैरियोटिक है, जिस जीव को आप नहीं देख सकते हैं वह क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब तो क्लियर हो गया? इतना तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित है कि हम किनको नहीं देख सकते हैं, तो जो सूक्ष्म होंगे उनको नहीं देख सकते हैं। तो हम अगर लिख दें कि प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं तो कोई दिक्कत है? बोलिए। तो इस बात को हम लोग लिख देंगे कि ये सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। जीव में पाया जाता है। अब सूक्ष्म जीव में पाए जाने का मतलब क्या है? कि भैया जो ऐसे जीव जिनको हम देख नहीं सकते हैं, या देखने के लिए कुछ खास यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा,
तभी ना हम उसको देख पाएंगे। या कुछ खास यंत्र के इस्तेमाल के बाद भी अगर उसको हम नहीं देख पाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं कि ये सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए, इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है? अविकसित। पहले ही हम लिख दिए हैं कि यह अविकसित है, तो केंद्रक इसका क्या होगा? अविकसित। केंद्रक क्या हो जाएगा? अविकसित। केंद्रक, जब केंद्रक अविकसित है तो निश्चित है कि इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। इसमें क्या नहीं पाई जाएगी? केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली क्या इसमें पाई जाती है? नहीं, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब देख लीजिए, आप लोगों को पढ़ाए हैं कि कोशिका का जो है, कोशिका का अंग जब पढ़ाए होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, है कि नहीं? क्या कहते हैं? पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा गृह है। यानी कि कोशिकाओं के लिए जो ऊर्जा एकत्र करके रखा जाता है, कोशिकाओं में जो ऊर्जा दी जाती है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें ऊर्जा क्या रहेगा? जब ये अविकसित है तो इसमें ऊर्जा भी नहीं रहता, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? तो नहीं पाया जाएगा, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, है ना? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। अब गोल्जी बॉडी, जब भैया गोल्जी बॉडी का क्या काम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना देता है, लेकिन ऊर्जा को सब जगह पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गोल्जी बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा नहीं बनेगा तो गोल्जी बॉडी का वहां क्या काम? कोई काम है? तो लिख दीजिए, गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी इसमें पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बनी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बनाएगा तो ऊर्जा को सब जगह भेजने के लिए ना गोल्जी बॉडी की जरूरत है। तो इस निश्चित है कि ये भी नहीं रहेगा। और साथ ही इसमें अंतःप्रदव्य जालिका, जिसको हम लोग कहते हैं ER, है ना, वो भी नहीं पाया जाता है। अंतःप्रदव्य, है ना, जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ये पाया जाता है इसमें? तो एकदम नहीं पाया जाता है ना? अरे भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ना आप लोगों को राइबोसोम का निर्माण कर रहा था, याद है कि नहीं याद है? दो भाग में उसको बांटे थे, एक दिन खुरदरा, एक दिन जो है से माने चिकना। चिकना जिधर है उधर वसा पाया जाता है, और जिधर खुरदरा है उधर क्या है? प्रोटीन है कि नहीं? यानी कि वह खुरदरा इसलिए है कि उसमें राइबोसोम है, और राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। समझ आ रही थी बात? अब याद नहीं है तो उसका जाके मेरा देख लीजिएगा वीडियो, उसमें सारा चीज बताया हुआ है। तो अंतःप्रदव्य जालिका ही इसमें नहीं है, यानी कि इतने अंग इसमें अगर नहीं रहेंगे तो निश्चित है कि भैया ये मैंने कम विकसित होगा। जब इतना चीज है ये नहीं है तो विकसित कम होगा ये। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में मुख्य रूप से वैसे जीव रहते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म। अगर यूकैरियोटिक पढ़िएगा तो यूकैरियोटिक में, है ना, सूक्ष्म जीव नहीं बल्कि जो है सब विकसित जीव पाए जाते हैं। कैसे जीव पाए जाते हैं? विकसित जीव, जिसको आप देख सके। विकसित जीव जैसे हम लोग कैसे जीव है? तो यूकैरियोटिक है। चिट्टी कैसा जीव है? यूकैरियोटिक है। हाथी कैसा है? तो यूकैरियोटिक। जिसको आप आंख से देख रहे हैं वो सबके सब जीव कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। आ गया समझ में? यूकैरियोटिक है। केंद्रक रहेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा भैया? कोशिका का ब्रेन ही क्या कहलाता है? केंद्रक। और केंद्रक होगा तो झिल्ली भी होगा, केंद्रक होगा तो क्या होगा? झिल्ली भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो हम बोल कैसे पा रहे हैं? है ना, ऊर्जा हमको कैसे मिल रहा है? खिलाड़ियों को ऊर्जा हाथ में चाहिए, पैर में चाहिए, तो कहां से मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रहा है। हम बोल रहे हैं तो हमको जीभ में ऊर्जा चाहिए, हमको कहां से मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हजा के रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो गोल्जी बॉडी भी रहेगा, नहीं? इसके बाद क्या है? अंतःप्रदव्य जालिका भी रहेगा, क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए, है कि नहीं? वसा चाहिए। तो ये सब चीजों की मौजूदगी होती है ना? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी है, वेसल्स है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है ना? इसके बाद जो है सब न्यूक्लियस है, सारा चीज है उसमें, है कि नहीं? लाइसोसोम है, सब कुछ है कि नहीं? लेकिन इसमें इतना सारा चीज नहीं पाया जाता है, तो ये अति सूक्ष्म हो गए या सूक्ष्म हो गए। और ये चूंकि इसमें सब चीज पाया जाता है इसलिए ये बड़े जीव हो गए। ये कैसे जीव हो गए? बड़े जीव हो गए। तो इसके आधार पर जो है सो क्या किया गया, है ना? बांटा गया किसको? पांचों को। किसको? पांचों को। मोनेरा को,
फंजाई को, प्रोटिस्टा को, पादप को, जंतु को। क्लियर हो गए? तो पहला आधार आप लोगों को समझ में आया? तो ये था पहला आधार। दूसरा जो आधार बनाया गया, दूसरा जो आधार बनाया गया वो देखिए, वो क्या किया गया। दूसरा जो आधार बनाया गया उसको समझिए। पहला आधार के द्वारा इसको बांटा गया, दूसरा जो आधार था उसमें बनाया गया कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगला आधार, दूसरा आधार क्या है? बहुत सारे जीव जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं उनको क्या कहा गया? एक कोशिकीय जीव। उनको क्या कहा गया? एक कोशिकीय जीव। और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं उनको कहा गया बहुकोशिकीय जीव। उनको क्या कहा गया? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोश, हम लोग कैसा जीव है? बहुकोशिकीय है कि एक कोशिकीय है? हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत, जो जितना बड़ा है उतनी ज्यादा कोशिका है, जो जितना छोटा है उतनी कम कोशिका उसके अंतर्गत में है। अब इस आधार पर आप बताइए, हाथी में ज्यादा कोशिका कि चींटी में ज्यादा कोशिका? हाथी में ज्यादा कोशिका होगा, क्योंकि उसका कोशिका ही के आधार पर उसका शरीर विशाल हो गया है। मानव में भी जैसे आप लोगों से हम बहुत ज्यादा हैवी हैं, इसका मतलब कि आपसे ज्यादा कोशिका हम लोगों में पाया जा रहा है, हमारे शरीर में पाया जा रहा है। राजा में देखिए और ज्यादा कोशिका है, हमरों से ज्यादा कोशिका है कि नहीं? तो जिसका जैसा है वैसा कोशिका बनेगा। तो इसका भी आधार लिया गया क्या भाई? तो कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है उसको अलग किया गया, और जो बहुकोशिकीय जीव है उसको क्या किया गया? अलग किया गया। समझ में आ रही है बात? तीसरा जो आधार बनाया गया वह आधार बनाया गया स्वकोशी और परपोषी के आधार पर। स्वकोशी और परपोषी, इसको भी एक आधार बनाया गया। मतलब बंटवारा हो रहा है, वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग अब, है कि नहीं? तो उसमें आधार क्या बनाए हैं? स्वकोशी और अपरपोषी। तो स्वकोशी किसको बोलेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। और कौन ऐसा प्राणी है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो पेड़ पौधा। क्यों? क्योंकि उनमें जो है से क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल की ही वजह से वह स्वपोषण कर सकते हैं। क्लोरोफिल अगर रहेगा तो स्वपोषण होगा। क्लोरोफिल अगर है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। अब परपोषी, तो परपोषी में क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो परपोषी में क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगा। तो जितना भी पादप है इसमें रहेगा और जितना भी जीव है, जीव जंतु है, वह इसमें आ जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? तो इस आधार पर इसको भी बंटवारा किया गया। और देख लीजिए जरा सा, और देख लीजिए, एक आधार बनाया गया और एक आधार बनाया गया क्या चीज? तो समझ लीजिए, एक आधार बना है ना, अगला जो आधार बना वो बना जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है ना मौजूद, और एक है जो कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित, है ना? कोशिका भित्ति रहित। तो अब देखिए कोशिका भित्ति किसमें है? तो कोशिका भित्ति मौजूद रहेगा पादप में, और कोशिका भित्ति किसमें नहीं रहेगा? तो जंतु में नहीं रहेगा। तो ये भी आधार लिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्गीकरण का आधार जो 5 जो आर्च वेक्टर ने 5 वर्गों में जो बांट दिया, उनको बंटवारा के लिए कौन कौन सा आधार बनाया गया? तो उनका बंटवारा के लिए 4 आधार बनाए गए। पहला था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर, दूसरा हो गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर, और तीसरा हो गया स्वकोशी और परपोषी के आधार पर, और चौथा हो गया कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति रहित के आधार पर। समझ में आ गया बात? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अब जरा सा ध्यान दीजिए बढ़िया से। क्या ध्यान दीजिएगा? तो ये पूरा जीव जगत है, यह पूरा क्या है? जीव जगत। तो जीव जगत जो है, ध्यान से समझिए, जीव जगत जो है इसको कितना भाग में सबसे पहले बांटा गया? तो देखिए ध्यान से, इसको बांटा गया पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहां लिख दिए, कोई दिक्कत है? यूकैरियोटिक देखते चलिएगा जरा सा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब यहां देखिए प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव रहेंगे? तो मोनेरा,
मुनेरा जगत इसमें रहेगा। इसमें कौन सा जगत रहेगा? मुनेरा जगत। आगे समझ में? मोनेरा जगत के अंतर्गत में जो भी प्राणी आएंगे वो सब के सब प्रोकैरियोटिक होंगे। समझे कि नहीं? सब के सब क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब सूक्ष्म जीव जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगा, वो सब में पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक को फिर दो भागों में बांटा गया। कितना भाग में? दो भाग में। कौन कौन भाग में बांटा गया? तो एक को बोला गया एक कोशिकीय, एक को क्या बोला गया? एक कोशिकीय, और दूसरा को बोला गया बहुकोशिकीय। है कि नहीं? क्या बोला गया? बहुकोशिकीय। समझ में आ रही है बात? तो एक कोशिकीय के अंतर्गत में जैसे देखिए जितने भी प्रोटिस्टा, आप लोगों का प्रोटिस्टा एक और था ना, मोनेरा को आप कहां डाल दिए? प्रोकैरियोटिक में। और एक कोशिकीय में कौन सा आ जाएगा? था जितना भी प्रोटिस्टा है सब के सब प्रोटिस्टा किसमें आ जाएंगे? एक कोशिकीय में। किसमें आ जाएंगे? एक कोशिकीय में। तो प्रोटिस्टा क्या है? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में कौन सा यूकैरियोटिक है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। आगे समझ में? अब देख लीजिए बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय को भी दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? दो भाग में। एक को बोलते हैं कोशिका भित्ति, जिसमें होगा तो उसको बोलेंगे कोशिका भित्ति, है ना? उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगा तो उसमें आ जाएगा कोशिका भित्ति नहीं, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति नहीं। कोशिका भित्ति नहीं। अब देख लीजिए यहां पे, तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता? तो जितना जंतु है तो कोई जंतु में आपको कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो जंतु किसमें आ जाएंगे? तो जंतु हो जाएंगे यूकैरियोटिक हो जाएंगे। यूकैरियोटिक में वो बहुकोशिकीय हो जाएंगे। बहुकोशिकीय में भी किसमें आ जाएंगे? जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आ रहा है समझ में? अब जो एक कोशिकीय जो अभी कोशिका भित्ति जो बच गए उनको भी दो भाग में बांट देंगे। उनको भी कितना भाग में बांट देंगे? दो भाग में। एक है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और दूसरा है जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। आ रहा समझ में? तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो हो गए परपोषी, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है वो हो गए स्वपोषी। आ गया समझ में? इसको हम बना रहे हैं वर्ग प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं वाला में बनाते हैं और इधर बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण जिसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण जिसमें होता है ना? जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जितने भी पेड़ पौधे आ जाएंगे, सभी के सभी पेड़ पौधे, है ना, इसमें आ जाएंगे। सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे किसमें आ जाएंगे? तो सभी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करने वाला कौन है? पेड़ पौधा है। तो सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषी हो जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषी किस ग्रुप में आ जाएंगे? जिनमें कोशिका भित्ति मौजूद होगी, है कि नहीं? और कोशिका भित्ति मौजूद होने का मतलब क्या है? कि बहुकोशिकीय हो जाएंगे। और बहुकोशिकीय है तो निश्चित तौर पर वो यूकैरियोटिक होंगे, है कि नहीं? क्या हो जाएंगे? यूकैरियोटिक हो जाएंगे। भैया प्रकाश संश्लेषण, अब पहले तो ये कंफ्यूजन हो गया कि कोशिका भित्ति तो पेड़ पौधे में पाया जाता था। नहीं, कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है लेकिन और चीजों में पाया जाता है कि नहीं? तो कुछ में पाया जाता है। तो अब आपको हम पढ़ाए होंगे फंजाई और कवक के बारे में। तो फंजाई और कवक क्या है सो समझिए। फंजाई कहिए या कवक, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वो इसके अंतर्गत में आते हैं। वो किसके अंतर्गत में आते हैं? इसमें आ जाएंगे। लेकिन सभी पेड़ पौधे किसमें आ जाएंगे? प्रकाश संश्लेषण में। ये प्रकाश संश्लेषण समय देख करके कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों स्थितियां हो जाएंगी। तो यहां तक की मैटर किनको किनको समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जाएगा फंजाई कैसे जीव है? तो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, जिनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। आगे समझ में? देखिए तो पूरा एकदम शेड्यूल तैयार कर दिए, पांचों के पांचों चीज आ गया। भैया मुनेरा किस में रहेगा? प्रोकैरियोटिक में। जीव जगत को पूरा बांट दिए कि नहीं बांट दिए? अब मुनेरा किस में है? प्रोकैरियोटिक जीव है। पहले ही खत्म हो गया।
दूसरा जो देख रहे हैं कि भैया उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा के बाद है ना क्या चीज, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसे है, तो जीव जगत में वो यूकैरियोटिक में आएंगे। किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आएंगे, लेकिन कैसे जीव हैं, एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं, एक कोशिकीय। और फंजाई कैसे हैं, तो यूकैरियोटिक के बहुकोशिकीय हैं, जिनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद पादप, तो पादप भी यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय के मतलब क्या है कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होता है। लेकिन जंतु किस में आएंगे, तो यूकैरियोटिक है सभी जीव जंतु। वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। अगर जंतु है तो भैया बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय हैं, लेकिन उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। पांचों हो गया, पांचों घेर देते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब जरा सा पढ़ लेते हैं मोनेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, मोनेरा के बारे में। अब सबसे पहला पढ़ लेते हैं मोनेरा। मोनेरा जगत को पढ़ लेते हैं, मोनेरा। तो अब बताइए, अभी जो लिखे हैं वही आधार पर बताना है। देखिए क्या लिखे हैं, मोनेरा क्या है, तो प्रोकैरियोटिक है। अभी लिखे हैं ना जी, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। आराम से लिख सकते हैं कि मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। अगर पहले ही प्रोकैरियोटिक है यानी कि एक कोशिकीय है ये, है ना। अगर इसको कोशिका में लेके जाएंगे तो यह कैसा जीव हो जाएगा, एक कोशिकीय हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एक कोशिकीय हो जाएगा। और एक कोशिकीय का मतलब क्या है, यह एक ऐसा जीव है, इतना छोटा है कि ये स्वकोशी भी है और परपोषी भी है। क्या है, स्वकोशी भी है और परपोषी भी है। तो इसको बोलेंगे कि स्वकोशी भी है और परपोषी भी है। स्वकोशी एवं परपोषी दोनों है, ये याद रखिएगा। स्वकोशी एवं परपोषी क्या है, दोनों है। अगर इसका उदाहरण पूछेगा तो एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जीवाणु। जीवाणु देखिएगा, अगर बाहर में है तो भैया बाहर में है तो यह अपने आप उनका पोषण हो जाता है। लेकिन अगर शरीर के अंदर में चला गया तो आपके अंग से वह पोषण करना शुरू कर देगा, आपके अंग से वह पोषण लेना शुरू कर देगा। तो ये दोनों में आता है। दूसरा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नीलहरित शैवाल। क्या है इसका नाम, नीलहरित शैवाल। हम इसलिए इन लोगों का नाम लिखवा रहे हैं कि पूछा जाता है कि नीलहरित शैवाल है ना किस जगत में आएंगे, तो मोनेरा जगत में। किस जगत में आएंगे, मोनेरा जगत में। तो नीलहरित शैवाल है कि नहीं। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ गया समझ में। तो साइनोबैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी आ जाएंगे किसमें, आपको मोनेरा जगत में, है ना। और एक पढ़े होंगे माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा वो भी क्या है, मोनेरा जगत में ही है, जो स्वकोशी और परकोशी दोनों है। अब याद रखिए, बहुत सारे जीवाणु हैं। जीवाणु सभी हमारे लिए हानिकारक नहीं है, कुछ जीवाणु लाभदायक भी हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वह क्या है, उत्तरदायी है। और हम लोग देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु को ही ना खाते हैं। अरे भैया, जितना बढ़िया दही जमेगा, कब कबा करके उसमें लैक्टोबैसिलस भरल रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना कड़ा होगा दही, और जितना पतला रहेगा उतना लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसमें कम है। तो आप लोग क्या देखते हैं, अरे भाई दही है, एकदम लग रहा है कि काट रहे हैं चाकू से, एकदम उसमें कचाकच लैक्टोबैसिलस एकदम ऐसे ऐसे भरा हुआ, एकदम सटल सटल सब एकदम है, और उसी को खा रहे हैं। तो खा रहे हैं तो फायदा कर रहा है कि नहीं। आप देखिए राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, तो राइजोबियम क्या कर रहा है, तो राइजोबियम हमारे शरीर में, राइजोबियम जो है पेड़ पौधों की जड़ों में रह करके जो है पौधों को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके उनको पोषक तत्व के रूप में दे रहा था। ये सब क्या है, लाभदायक जीवाणु है। समझ में आ रही है बात ना। तो मोनेरा तो आप लोग समझ गए होंगे, मोनेरा के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देख लीजिए जरा सा प्रोटिस्टा के बारे में। किसको देख लीजिएगा, प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा को समझ लीजिए। अभी तो पढ़ाए कि प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, देखे थे ना इसके पहले वाला में। ये क्या है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है ये, समझे कि नहीं। और यूकैरियोटिक के बाद क्या है, एक कोशिकीय है, पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए हैं। ये क्या है, एक कोशिकीय, ये भी कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यूकैरियोटिक भी है, एक कोशिकीय भी है, और ये भी स्वकोषी एवं परकोषी दोनों है। ये भी कैसा है, कुछ प्रोटिस्टा स्वकोषी है और कुछ प्रोटिस्टा जो है से परकोषी है। तो इसलिए लिख देते हैं स्वकोषी और परकोषी, स्वकोषी एवं परकोषी है कि नहीं। तो याद रखिएगा इसमें, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमीबा। अमीबा का नाम सुने हैं ना। अमीबा अपना भोजन कैसे करते हैं, कुटपाद से। कैसे करते हैं, कुटपाद से। अमीबा अपना भोजन कैसे करते हैं, कुटपाद से। भोजन रहेगा तो उसके चारों तरफ फैल जाएंगे और उसको अपने में समा लेंगे, तो वो हो गया कुटपाद। क्या हो गया, कुटपाद। अमीबा की कोई फिक्स्ड आकृति नहीं होती है, भोजन करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। तो अमीबा के बाद आप लोग पढ़े होंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति होती है चप्पल की तरह, और ये अपना भोजन करते हैं सिलिया और फ्लैजिला के माध्यम से। सिलिया फ्लैजिला जो ऐसे ऐसे बाहर से निकला हुआ रहता है, जो बड़ा रोआ टाइप का दिखाई दे रहा है, बाल टाइप का दिखाई दे रहा है, वह हो गया फ्लैजिला, और जो छोटा है वह हो गया सिलिया। उसी के माध्यम से अपना भोजन करते हैं। और उसके बाद देखिएगा आपका आता है इवलीना। क्या नाम है, इवलीना। इवलीना, तो इवलीना क्या है, तो ये स्वकोषी भी है और परपोषी भी है। स्वकोषी भी है और परपोषी है। समझ में आ रही है बात है। तो इसके अंतर्गत में, प्रोटिस्टा के अंतर्गत में, इसको याद रखिएगा, समझे कि नहीं। इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए अब आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, देखिए देखिए इवलीना स्वकोषी है और परकोषी है, समझे कि नहीं। तो इवलीना के बारे में क्या समझिएगा। इवलीना एक जीव जगत में ऐसा प्राणी है, इवलीना जो है जीव जगत का एक ऐसा प्राणी है ना, पादप जगत का ऐसा प्राणी है कि ये आपको जोड़े हुए है, योजक की तरह काम करता है ना। कैसा काम करता है, योजक की तरह। योजक कड़ी भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो यह स्वकोषी भी है और परकोषी है। और ये कैसा है, तो पादप जगत एवं जंतु जगत, ये दोनों में इसको शामिल किया जा सकता है इवलीना को। क्योंकि समय आने पर यह स्वकोषी भी करता है और समय आने पर यह क्या करता है, परकोषी भी करता है। तो जो दोनों काम करे, स्वकोषी का भी और परकोषी का भी, अगर ये स्वकोषी करेगा तो पादप जगत के अंतर्गत में आ जाएगा, और परकोषी करेगा तो जंतु जगत में आ जाएगा। तो हम इस बात को तो कह ही न सकते हैं कि यह पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, यानी कि उसको जोड़ने का काम करता है, अर्थात यह योजक कड़ी है। यह क्या है, योजक कड़ी है। इस बात को बल्कि नोट में हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि इवलीना है ना, क्या चीज, इवलीना है ना, इवलीना पादप जगत एवं जंतु जगत, पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच योजक कड़ी के रूप में काम करता है। योजक कड़ी के रूप में कार्य करती है, कार्य करता है। आ गया समझ में, कार्य करता है, समझे कि नहीं। एक प्रोटिस्टा के अलावा, प्रोटिस्टा के में ही आता है प्रोटोजोआ। क्या आता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में ही आता है, समझिएगा ध्यान से, जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। नाम सुने हैं ना प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ जो है इसमें प्लाज्मोडियम उपस्थित रहता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बोले तो देखिए, जब आपका शरीर में मच्छर जैसे ही बैठेगा और काटेगा तो वह क्या छोड़ देता है, प्लाज्मोडियम। क्या छोड़ देता है, प्लाज्मोडियम।
और प्लाज्मोडियम आपके रक्त के साथ मिल करके आपको बुखार उत्पन्न करेगा, जिस बुखार को कहते हैं मलेरिया। जिस बुखार को क्या कहते हैं? मलेरिया। उसको क्या कहते हैं? मलेरिया। तो यह हानिकारक है। प्रोटोजोआ हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत में क्या है? प्लाज्मोडियम। मच्छर के काटने से, मादा एनोफ्लिज जैसे ही मच्छर आपको काटेगा तो वह कौन सा प्रोटोजोआ छोड़ेगा? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम आपके शरीर में जाएगा तो आपको मलेरिया बुखार हो जाएगा, है कि नहीं? कैसा बुखार हो जाएगा? मलेरिया। उसके बाद नाम सुने होंगे एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या नाम सुने हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिका। नहीं याद है नाम तो याद कर लीजिए, एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका भी क्या है? प्रोटोजोआ है। और यह क्या काम करता है? तो आपके शरीर में पहुंच करके आपको डायरिया बना देता है। क्या कर देता है? डायरिया। डायरिया की बीमारी देता है। ये क्या देता है? डायरिया की बीमारी। और एक है जिसका नाम है ना, ट्रिपनोसोमा, है ना? क्या नाम है इसका? ट्रिपनोसोमा। और इसका जो है जब शरीर के अंदर में जाएगा तो आपको, है ना, निद्रा रोग हो जाएगा, आलस हो जाएगा, कुंभकर्ण हो जाइएगा। निद्रा रोग का ही द्योतक है। इसके पहुंच जाने से आपके शरीर में कैसा हो जाएगा? दिन भर निशा में रहिएगा, सुतने का मन खुद करेगा, निद्रा रोग हो जाएगा, कुंभकर्णी रोग हो जाएगा। पानियों डालने के बाद जल्दी आप लोग नहीं उठिएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो अभी आप लोगों ने क्या देखा? मोनेरा जगत खत्म, प्रोटिस्टा आप लोगों को यहाँ पे हम लोग समाप्त कर दिए। एक और जगत देख लेते हैं जिसका नाम है फंजाई, या उसी को हम लोग कहते हैं कवक। क्या कहते हैं? फंजाई या कवक। इसको ऊपर ही कर दे, छोटा कर देते हैं, इसी में घुसा देते हैं। देखिए यहां पे अब देख लीजिए, तीसरा क्या पढ़ लेते हैं? फंजाई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। समझ में आ गई बात? फंजाई या कवक। अब बताइए फंजाई या क्या कवक क्या है? तो यूकैरियोटिक है। ये क्या है? यूकैरियोटिक है। कोई दिक्कत है? यूकैरियोटिक के अलावा और क्या है? तो बहुकोशिकीय में आता है। देख लीजिएगा लिस्ट में जरा सा, यह किस में आता है? बहुकोशिकीय में आता है ना? फंजाई या कवक कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। क्या इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो पाई जाती है। कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है? पाई जाती है। हम बगल में आपका टेबल बना दिए हैं उसके लिए, है ना? कोशिका भित्ति क्या होती है? पाई जाती है। ये कैसा जीव है? तो बिल्कुल परपोषी है। ये क्या है? परपोषी है। यानी कि अपना भोजन क्या करता है? स्वयं नहीं बनाता है। और जो भी परपोषी होगा उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल उपस्थित, परपोषी है तो क्लोरोफिल कहां से रहेगा? परपोषी है तो दूसरे पर अपना पोषण कर रहा है, तो दूसरे का पोषण कर रहा है। अगर स्वपोषी रहता तो उसमें तो प्रकाश संश्लेषण होता फिर, है ना? तो क्लोरोफिल भी नहीं रहेगा। तो जब क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण होगा इसमें? बिल्कुल नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो आप समझिए, आप देखे होंगे मशरूम, जिसको कहते हैं हम लोग की सांप के छत्ता है हम लोग देहाती भाषा में। और वो कहाँ उगता है? पोरा पेटारी देखे है ना? तो पोरा पेटारी जितना सरल गलत चीज है उगरे पर से छत्ता नियत लगल रहेगा। और सब कोई क्या बोलता है उसको कि क्या है? कुकुरमुत्ता है। क्या है? कुकुरमुत्ता है। लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है? मशरूम। क्या है? बड़ी महंगा मिलता है मशरूम। तो मशरूम क्या है? कैसा मशरूम? क्या है? फंजाई और कवक है। यह क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। अब कवक है तो भैया कैसा कवक है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं है कि नहीं? ये परपोषी है, दूसरे जीव से ही भोजन ले लेता है, दूसरे से ही भोजन की प्राप्ति करता है, बहुकोषीय है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत में है। लेकिन रहता है क्या? पौधा है वो। मशरूम भी क्या है? पौधा है। पौधा होते हुए भी प्रकाश संश्लेषण उसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या उसमें आपको स्वपोषी है कि परपोषी है? तो भैया उस परपोषी है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ही नहीं है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? मशरूम। क्या हो सकता है? मशरूम। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? मशरूम। और चूंकि देखिए जब ये सब नहीं है तो ये मृत जीवी है। ये कैसा जीव है? मृत जीवी है। आइए, ईस्ट का नाम सुने होंगे। ईस्ट बोले तो क्या चीज? खमीर। ईस्ट बोले तो क्या चीज? खमीर। ईस्ट बोले तो क्या चीज? खमीर। अरे भैया आप समझे, जलेबी कैसे बनता है? खमीरे से ना बनता है।
उसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। सड़ाया गलाने को हम क्या कहते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन, है ना। बेसनिया को क्या किया जाता है? 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाता है खमीर डाल करके। तो खमीर डाल करके, खमीर बोले तो ईस्ट, है ना, ईस्ट डालकर छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? फदफदाने लगता है। जितना सड़ेगा उतना मस्त जलेबी बनेगा, है कि नहीं। तो वही हम लोग सरलका बेसनिया में ईस्ट डालकर, बेसन में ईस्ट डाल दीजिएगा तो उसको सड़ाने लगेगा, वो एकदम फुदफुदाने लगेगा, पूरा उसमें ईस्ट भर जाएगा। और ईस्ट भर जाएगा तो धर के जलेबी अच्छा छानिएगा तो खाए में कच्चर कच्चर मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। दोनों हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। तो ये कैसे हैं? तो ये मृतजीवी है। ये कैसे हैं? तो मृतजीवी है। इनको कैसे जलेबी बनाते हैं? तब किण्वन विधि से। किस विधि से? किण्वन। किण्वन बोले तो सड़ा गला करके। शराब कैसे बनता है? किण्वन विधि से। क्या होता है? सड़ा गला करके, है कि नहीं। हम लोग जितना सरल पचकल सब सामान रहता है उसी में डाल देते हैं। अब पूरा जब गंध करने लगता है तो उसको रस को गार लेते हैं और वही अल्कोहल डाल करके आपको दे देते हैं। तो क्या कहते हैं कि भैया शराब है, नशा है इसमें, हाय रे नशा, है कि नहीं। और वही नशा में हम लोग धूत हो जाते हैं। तो वो सभी जो चीजों को सड़ाया गलाया जाता है, जिनको सड़ा गला करके बनाया जाता है, उसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। साइंस में उनको किण्वन कहा जाता है, समझे कि नहीं। तो यहां भी ईस्ट को डाल करके बेसन जो सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद, है ना, उसको क्या बनाते हैं? जलेबी। आ गया समझ में। अब बच गया क्या चीज? तो पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत में भी समय लगेगा, जंतु जगत में भी समय लगेगा। मुलेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, खत्म। बायोलॉजी समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। लेकिन करते रहिए और कुछ नहीं कीजिएगा तो आप कटोरा ले दीजिए, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।